Okay, so considering that no doubt is there, we will start with the support vector machine today. So in this lecture, we will learn about what is the support vector machine, what are the properties of support vector machine, what are some of the applications of support vector machine, and some discussions about support vector machine. Before going to support vector machine, let's say we will learn about the लीनियर क्लासीफायर. हमने पहले भी पढ़ा हुआ लीनियर क्लासीफायर. जब हमने परसेप्ट्रॉन पढ़ा था तब हमने लीनियर क्लासीफायर पढ़ा था. जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, suppose you have two class of data, one the fill dots and the other one is the empty dots. So if you want to separate them out, अगर आप fill dots और empty dots को separate करना चाह रहे हैं तो आप कैसे separate करेंगे? You separate this by a line. और लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी wx प्लस बी इक्वल टू 0. और ये लाइन जो है वो उसके ऊपर की तरफ आप कहेंगे कि इट्स वन क्लास, एंड उसके नीचे की तरफ आप कहेंगे कि दूसरी क्लास है, दैट इज द एम्प्टी डॉट्स. फिल डॉट्स will represent with wx plus b greater than 0 and empty dot will represent with wx plus b less than 0, and this line indicates wx plus b equal to 0. So either you take the fill dot or empty dot, so you can take the class as +1 और -1. तो ये आपने क्या बनाया है? लीनियर क्लासीफायर. इसमें आप x इनपुट करेंगे और ये फंक्शन आपका है जो wx प्लस b विच इज द फंक्शन ऑफ x, w एंड b. इसमें आपने x इनपुट किया, w और b तो फिक्स है आपके. उसके बेस पे ये f आपको बताएगा कि ये एस्टिमेटेड y क्या है. y एस्टिमेटेड y क्या है ये बताएगा आपको कि ये आउटपुट अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो +1 है, मतलब 0 से ज़्यादा आएगी तो +1 है, 0 से कम आएगी तो -1. राइट. तो अगर 0 से कम है तो एम्प्टी डॉट्स है और 0 से ज़्यादा है तो फिल डॉट्स है. दिस फंक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद साइन फंक्शन ऑफ wx प्लस b. साइन फंक्शन अगर आपको याद हो तो साइन फंक्शन क्या करता है? ये इंडिकेट करता है +1 फॉर ग्रेटर देन 0 and -1 फॉर लेस देन 0. So it will indicate the +1 for wx plus b greater than 0 and it indicates -1 for wx plus b less than 0. दोनों को इकट्ठा लिख दिया साइन, दैट इज wx plus b इक्वल टू 0. तो ये किस तरह का क्लासीफायर है? लीनियर क्लासीफायर है. लीनियर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन से हम दोनों डेटा सेट को अलग कर पा रहे हैं, डेटा को अलग कर पा रहे हैं. अब मैं कहूँ ये लाइन जो है आपने ऐसे ही क्यों ली? अगर ये लाइन ऐसे ले लें तो 30-40 डिग्री नॉर्मल है. अब भी डाटा क्लासीफाई हो पा रहा है. हम यही लाइन क्यों लें? हम ये वाली लाइन भी ले सकते हैं. तो वाई दिस, वाई नॉट दिस वन? और दोनों में से कौन सी सही है? सिंपल क्लासीफायर अगर आप बना रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव डेटा अलग कर रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव डेटा अलग कर रहा है. तो आप किससे कहेंगे कि हाँ ये लाइन सही है और वो लाइन सही नहीं है? कैसे कह सकते हैं? आप लाइन इस तरह भी खींच सकते हैं. अभी भी देखिए इस डाटा के राइट हैंड साइड में फिल डॉट्स हैं, फिल डॉट्स हैं. तो अब इन तीनों में से कौन सी लाइन सही है? ये वाली, ये वाली या ये वाली? आप किसको बोलेंगे कि ये लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए मैं क्या लूँ? और ऐसी कितनी लाइनें हो सकती हैं? देखिए ये लाइन यहाँ से शुरू होगी इस पॉइंट से और यहाँ तक आप लाइनें खींच सकते हैं. और ये सारी की सारी लाइनें जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा या कह लीजिए एम्प्टी डॉट्स और फिल डॉट्स को अलग ही कर रही हैं. सारे के सारे पॉइंट्स एम्प्टी डॉट्स और फिल डॉट्स को अलग कर रहे हैं. So can anybody suggest which one is the correct line? Anyone?
कोई भी आप मुझे ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन ज़्यादा ठीक है और क्यों? इन दोनों डाटा को अलग करने के लिए कौन सी लाइन ज़्यादा ठीक है और क्यों? एनीवन? Nobody? Come forward. देखिए, जब तक आप कोई लीनियर क्लासीफायर बना रहे हैं तब तक आप इसको ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सी लाइन ज़्यादा ठीक है। इन प्लस वन के लिए और माइनस वन के लिए इनमें से कौन सी लाइन ठीक है? ये सारी ही ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं। ऑल आर करेक्ट जब तक ये डाटा है, जब तक वो अलग कर पा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को, तो सारी की सारी ही सही है। बट अगर उनमें से कुछ अलग नहीं कर पाती है, इसी केस में इस लाइन को हमने लिया, इसने एक डाटा को अलग नहीं लिया, तो क्या ये लाइन इंक्लूड कर सकते हैं? क्या ये लाइन हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि ये दोनों डाटा को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके अंदर एक मिस क्लासीफाई? ऐसे तो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, बट ये मिस क्लासीफाई ना हो तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज क्लासीफायर मार्जिन। क्लासीफायर मार्जिन क्या है? द मार्जिन ऑफ द लीनियर क्लासीफायर एज द विड्थ that the boundary could be increased before hitting a data point। आपने एक लाइन खींची, वो लाइन जो है वो सेपरेट आउट, सो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्जिन? वो लाइन को आप कितना चौड़ा कर सकते हैं, कितनी विड्थ दे सकते हैं, कितना उसे उसमें मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं कि वो एक डाटा पॉइंट को हिट करने से जस्ट पहले, दैट विल रिजल्ट इन द मार्जिन। उसको हम बोलते हैं क्लासीफायर मार्जिन। कि अगर ये लाइन है तो इसके अंदर आप देखिए कि हम कितना कितना मार्जिन दे सकते हैं। अगर मैं एमएम की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड एक एक एमएम का मार्जिन हम दे रहे हैं। जो सेंट्रल लाइन है ब्लैक वाली, उससे हम ऑरेंज वाली जो लाइन खींच रहे हैं या जो विड्थ इसकी इंक्रीज कर रहे हैं सेंट्रल लाइन की, तो 1 mm ऑन बोथ साइड वी कैन इंक्रीज। सो मार्जिन इज 2 mm, 1 mm on positive side and 1 mm on नेगेटिव साइड। अब ये मार्जिन हमारा टारगेट क्या है कि मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम क्या होगा? अब अगर लाइन इधर रखिए तो मार्जिन देखिए कितना कम है, बट अगर मैं लाइन बीच में रखूँ इस तरह से, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, दिस पॉइंट एंड फॉर दिस पॉइंट, द पॉइंट फॉर द एम्प्टी डॉट एंड द फिल डॉट, दोनों के बीच में अगर आप मार्जिन देखें तो काफ़ी विड्थ है इसमें एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये लाइन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये लाइन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मार्जिन ज़्यादा होने से क्या होगा कि अब कोई भी डाटा पॉइंट इसके अंदर आएगा विद इन द लाइन, इस लाइन के दोनों तरफ, उसकी क्लासीफाई एक्यूरेटली क्लासीफाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। एनीवन वांट टू से समथिंग? Anybody wants to say something? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी की बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन। और हमारा टारगेट क्या होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन में?
कि हम ये मार्जिन मैक्सिमम से मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन इज गुड अकॉर्डिंग टू इंट्यूशन एंड द पीएसी थ्योरी। ये हमारा टारगेट है। It implies that only support vectors are important. Other training examples are ignorable. अब सपोर्ट वेक्टर्स क्या हैं? सपोर्ट वेक्टर्स हैं, अगर सपोर्ट वेक्टर्स आर दोज डेटा पॉइंट दैट द मार्जिन पुशेस अप अगेंस्ट। अगर हम इस डाटा पॉइंट से वो हम फिल डाटा पॉइंट या एम्प्टी डाटा पॉइंट दोनों से जो भी बाउंड्री को टच कर रहे हैं, इस विड्थ की बाउंड्री को जो पॉइंट टच कर रहे हैं, इससे अगर हम एक वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर पुल करें पुट करें toward this data point or the flag data point or the fill data point or the empty data point से हम लाइन की तरफ अगर हम एक एरो खींचे, एक वेक्टर खींचे, then that vector is known as the support vector। कहने का मतलब ये कि जितनी सपोर्ट वेक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उतना मार्जिन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है उस लाइन पे। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे कोई लाइन खींचूँ तो इस पॉइंट पे जितना ज़्यादा होगी इसकी लेंथ, उतना ज़्यादा, जितना बड़ा होगा उतना मार्जिन ज़्यादा। तो मार्जिन ज़्यादा होगा तो उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी मिस क्लासीफाई करने की कम होगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एसवीएम कॉल्ड एज लीनियर एसवीएम, एलएसवीएम। तो अभी हमने ये पूरा स्टडी किया है, इसमें लीनियर हमने क्लासीफायर लिया है। इस लीनियर क्लासीफायर से जो एसवीएम बनाएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्जिन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर एसवीएम। ऐसे और भी कई तरह के एसवीएम हैं। As we progress in SVM, the support vector machine, we will understand all these things in detail. तो ये हमारी जो लाइन हो गई, जो बीच की लाइन है, मिडल लाइन, WX प्लस बी। ठीक है, इससे ऊपर जितना चला गया और नीचे जितना चला गया, टोटल क्या कहते हैं? मार्जिन। तो मार्जिन की विड्थ होगी। सर ये डाटा पॉइंट एक्स प्लस डाटा पॉइंट पे अगर हम रखते हैं प्रिडिक्ट क्लास 0 प्लस प्रिडिक्ट क्लास प्लस वन डाटा पॉइंट से अगर हम लाइन खींचते हैं इसके पैरेलल, हमारी जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, अगर हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगी? डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू 1। ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1। और इसके अगर तो दूसरी तरफ डाटा पॉइंट है दैट इज एक्स माइनस, इस एक्स माइनस के लिए अगर हम इस पॉइंट से लाइन खींचते हैं इसके ऊपर, तो पैरेलल टू ओवर लाइन, तो ये कितनी होगी? डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू -1। तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 एंड डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू -1। अगर हम इसको लें तो हम मैक्सिमम मार्जिन या मार्जिन विड्थ जो है वो कुछ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब x प्लस, अगर ये लाइन जो है वो w इंटू एक्स प्लस बी, डब्ल्यू एक्स प्लस बी इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू +1 है, तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू -1 दूसरी लाइन है। तो हम अगर विड्थ की बात करें, वी सब्ट्रैक्ट देम अप, तो हमें क्या मिलेगा? डब्ल्यू एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू कॉमन लिया तो क्या हो गया? डब्ल्यू एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस बाय 2। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो x प्लस से लेके x माइनस तक, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लें, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय द मार्जिन विड्थ व्हिच इज नोन एज x प्लस माइनस x माइनस बाय w, एंड w हमारा जो वेक्टर है जो उसका नाम निकाला, तो वी गॉट डब्ल्यू एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू डब्ल्यू ओवर नॉर्म ऑफ डब्ल्यू, और आल्सो नोन एज 2 ओवर w, 2 over this width।
तो वेट्स के बेस पे हम बता सकते हैं हमारा मार्जिन कितना। अगर हमारी डब्ल्यू एक्स प्लस बी लाइन है हमारे पास, तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी में डब्ल्यू जो है वो वेट्स है, तो वेट्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि कितना मार्जिन होगा। तो जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतने ज़्यादा डब्ल्यू एक्स प्लस बी और डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू वन एंड डब्ल्यू एक्स प्लस बी वन उतने ज़्यादा दूर होगा। On the basis of this SVM is defined. अब SVM में हम क्या करते हैं? First goal is that to correctly classify all training data. Classify कैसे होगा? WX plus B greater than equal to 1 if YI equal to plus 1. ट्रेनिंग डाटा क्या कहता है कि आउटपुट y जो है वो प्लस वन है। प्लस वन मतलब है प्लस वन क्लास से बिलोंग कर रहा है। हमारी जो फिल्ड सर्कल था ब्लैक वाला, डार्क ब्लैक वाला, अगर उस सर्कल पे है वो, तो हमारे पास क्या होगा? डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन वन। इक्वल टू वन पे क्या है? सिर्फ वो पॉइंट है। अगर आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट जो है एक्स प्लस, ये किस पे है? डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल टू वन पे। तो इसके बाद उस तरफ जो होंगे ऊपर की तरफ, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन वन। इसी तरह डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये वाला जो पॉइंट है डब्ल्यू एक्स, ये वाला एक्स प्लस बी माइनस वन, तो इसके नीचे के क्या होंगे बाकी सारे पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट आ रहे थे, ये सारे पॉइंट क्या होंगे? ये पॉइंट प्लस इक्वल टू माइनस वन है, तो ये लेस देन माइनस वन होगा। हम इसी को ले रहे हैं यहाँ पे। अगर डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ट्रेनिंग डाटा में वो आउटपुट प्लस वन है। अगर डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन वन है, इट मीन्स वो वाई आई जो है वो माइनस वन है। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक साथ? मैंने क्या करा, y से मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू एक्स प्लस बी को। अब देखिए अगर y प्लस वन होगा तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन वन, पहली कंडीशन होगी। अगर y माइनस वन होगा तो ये क्या होगा? माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस बी, माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब मैं अगर माइनस इस तरफ ले जाऊँ तो ये क्या होगा? अगर y माइनस वन से वन को ले जाऊँ तो ये लेस देन हो जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेस देन, सॉरी यहाँ पे माइनस वन है। तो ये दोनों के लिए हमने कॉमन लिख दिया दैट वाई डब्ल्यू एक्स प्लस बी ग्रेटर देन वन फॉर ऑल आई। फॉर ऑल आई we can write this as that for yi is वन ग्रेटर देन वन। हमारा मार्जिन क्या है? टू ओवर डब्ल्यू। अब हम जो नॉर्म ऑफ डब्ल्यू है, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू मतलब कि जो डब्ल्यू लिखा हुआ दोनों के अंदर, बार के अंदर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। अगर उसकी मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो ये क्या होगा? आई कैन राइट दिस एज डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू, राइट? डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हैं, या डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर भी आ सकता है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम तो ये क्या लिखते हैं? डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू। डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू इज बेसिकली द वेक्टर। तो वेक्टर में आपको पता है कि अगर एक ट्रांसपोज एक कर देंगे दैट रिजल्ट इन ए स्क्वायर। आपने ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रांसपोज एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर बात करें तो हम कैसे लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द width of the vector. The width of this vector square root w square। w को हमने कैसे लिख दिया? w ट्रांसपोज w। तो अगर हम ये बात करते हैं कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं मार्जिन को, मार्जिन क्या है? टू बाई डब्ल्यू।
अगर हम इस मार्जिन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अगर मैं इसमें मिनिमाइजेशन करूँ तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर। दिस फंक्शन w ट्रांसपोज w by 2, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ w ऊपर चला गया तो नीचे आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ w कम किया w ट्रांसपोज w उन्होंने सेम। तो अब हमारा पास एसपीएम में अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा क्लासीफायर बनाना चाहते हैं, वो क्लासीफायर क्या करेगा, वो क्लासीफायर बनाएगा डब्ल्यू वाई आई इंटू डब्ल्यू आई प्लस बी ग्रेटर देन वन फॉर ऑल आई such that it will minimize the w ट्रांसपोज w by 2। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगी, that we want to minimize w transpose w by 2 by w means the function of w, the function of w is 1 over 2 w transpose w, which is subject to condition that yi into wx plus b greater than 1 for all i। मतलब इस कंडीशन के लिए ये चीज मिनिमम होनी चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस तरह का कोई फंक्शन निकालना है जो कि इसको फॉलो करते हुए ये बताए कि इसकी वैल्यू कम से कम है। तो कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर हम उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज कर, तब हमारे पास वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो मार्जिन है वो मैक्सिमम हो जाए। यही रोल है सपोर्ट वर्किंग मशीन, राइट। So in this case, solving the optimization problem is that find w and b such that function of w phi w is equal to 1 over 2 w transpose w। ये डार्क वाले जो w में लिखे हुए हैं, डार्क में जो इसका लिखने का मतलब यही होता है कि वेक्टर, जो डार्क में नहीं लिखा होता है तो स्केलर है, जो डार्क में लिखा है वो वेक्टर है। तो इन दिस केस we want to minimize w transpose w by 2 for all xi yi pair such a way that yi into w transpose xi, that yi into the weight vector into the x vector plus b, that is the bias, that should be greater than 1 bias, or you can take a constant। So in this optimization problem we need to optimize the quadratic function subject to linear constraints। This is the linear constraint, this is known as constraint, and we want to optimize the quadratic function। ये quadratic function है w transpose w by, this is the function which is quadratic, that's what is known as quadratic optimization function। We need to optimize it, optimize मतलब है minimum या maximum करना, इस केस में हम minimum कर रहे हैं subject to linear constraint। linear constraint कौन से हो गए हमारे, w transpose x, that is given। Quadratic optimization problems are a well-known class of mathematical programming problems, and many algorithms exist for solving। Quadratic optimization के लिए सॉल्व करने के लिए बहुत से एल्गोरिथम हैं, और ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ी, अगर आप मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग को पढ़ें तो the solution involves constructing a dual problem where a Lagrange multiplier alpha I is with every constraint in the primary problem। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन विकिपीडिया पे या किसी पे
क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक बार देख लें थोड़ा सा। अगर आप नेट में सर्च करते हैं अबाउट द क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन तो आपको इस तरह से मिलेगा। यू हैव टू फाइंड द alpha 1, alpha 2, alpha n such that q of alpha, that is a function of that alpha, that is equal to summation of alpha minus 1 over 2 alpha I into alpha j into yi into yj into x transpose xj is maximized, and the constraints are summation alpha I yi equal to 0 and the alpha I greater than equal to 0 for greater than for all alpha। अभी इसमें अल्फा जो बोलते हैं वो बोलते हैं लैग्रांज मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम। ड्यूअल प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो प्रॉब्लम ऊपर बनाई ये वाली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर सर्च करने जाएं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर तो हमें नहीं मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर हमें किस तरह के लिए मिलेगा, हमें इस तरह के उसके लिए मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम में सॉल्व करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू ऑफ अल्फा हमें इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा कि वो फाई ऑफ डब्ल्यू बनता है, और समीशन अल्फा आई वाई आई इक्वल टू 0 इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि वो वाई ट्रांस वाई इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 1 बनता है, या ये सेकंड वाला कंस्ट्रेंट मिल जाए फॉर ऑल। तो हमें ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। तब हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं जो कि हमारी ये वाली प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करना है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग टू। सॉफ्टवेयर इसका क्या सॉल्यूशन देगा, अगर हम इसके लिए सॉफ्टवेयर को यूज करें तो द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म दैट इज डब्ल्यू आई इंटू डब्ल्यू जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, अल्फा आई इंटू आई इंटू एक्स आई, और बी क्या होंगे, वाई के माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स। So any value x such that all ak are not equal to 0. ak is not equal to 0. Each non-zero I indicates that corresponding xi is a support vector. अब हमने इस केस में ये देखा था कि हमारे पास दो सपोर्ट x प्लस एंड x माइनस, दो सपोर्ट वेक्टर हमने दोनों से परपेंडिकुलर पूछा था, उसके बीच में अगर ऐसे और कई वेक्टर हों तो लाइन क्या हो, और भी तो पॉइंट हो, इस प्लेन में ये दो पॉइंट हो गए, ऐसे इसके ऊपर के और भी कई पॉइंट हो सकते हैं। Then the classifying function will be of the form fx alpha yi x transpose x plus b. Notice that it lies on the inner product between the test point x and the support vector xi minus, we will return to this topic हमारे पास आपको समझने के लिए कि आपके पास एक से ज़्यादा सपोर्ट वेक्टर हो सकते हैं। कितने सपोर्ट अल्फा क्या होंगे, डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू इक्वल टू समेशन अल्फा इंटू वाई इंटू एक्स, और दूसरी बी की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स। तो अगर आप इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने जाते हैं और हम इस फॉर्मूले से डालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन किस तरह के आते हैं, हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशन आते हैं, दैट इज अल्फा आई इंटू वाई आई एक्स ट्रांसपोज एक्स
प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस। अब इस तरह के सॉल्यूशन में अगर आप एक बात देखो तो क्या चीज कॉमन है, एक्स ट्रांसपोज एक्स। एक्स और एक्स क्या है, दोनों वेक्टर, और एक्स क्या है, सपोर्ट वेक्टर। अब इस सपोर्ट वेक्टर के लिए क्या कॉमन है कि हमें एक्स ट्रांसपोज एक्स के बीच में इनर प्रोडक्ट निकालना है। तो एक्स वही, चाहे एक्स आई और एक्स के बीच में निकालिए या एक्स आई और एक्स के बीच में निकालिए, तो हमें ये मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं अगर दो वेक्टर सेम हो। तो एक्स वेक्टर है उसके बीच में इनर प्रोडक्ट निकालनी है, तो हम ये निकाल सकते हैं। हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है बहुत। अगर मान लो कि आपके पास इस तरह का डाटा है जिसमें जो ये डार्क सर्कल है वो एक तरफ है और ये लाइट सर्कल है और एक डार्क सर्कल यहाँ है। अब आप इस केस के लिए मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर अगर बना रहे हैं तो लीनियर तो नहीं बन पाएगा, ये श्योर है। चलिए लीनियर नहीं बन पाया तो हम नॉन लीनियर बना लेते हैं। नॉन लीनियर तो क्या होगा, मान लो हम इस तरह का बनाएंगे। अब इस तरह का अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल ये क्या हो गया, ओवरफिटिंग केस हो गया। ओवरफिटिंग केस मतलब अगर डाटा सेट नॉइजी है उस केस में हम इस तरह का हम क्लासिफायर बनाते हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेटली ट्रेनिंग डाटा, प्लीज रिमेम्बर ट्रेनिंग डाटा, ट्रेनिंग डाटा को ट्रेन करता है इस तरह से कि इसके अंदर एक भी पॉइंट नॉइजी नहीं है। तो ये जो डाटा जो ये हम बोलेंगे ये क्या है, ओवरफिट। और इस तरह के मार्जिन को क्या बोलते हैं, हार्ड मार्जिन। हार्ड मार्जिन जो होता है कभी भी किसी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत नो एरर चल सकती है। हम 100% एक्यूरेसी नहीं चाहते और इतनी एक्यूरेसी जरूर चाहते हैं कि ये अगर आपको तो देखो, अगर आप मैं बोल रहा हूँ बहुत सेंसिटिव केस भी ले लें कि अगर आप का कोई अगर किसी डॉक्टर के पास कोई गलती हो जाती है किसी, तो स्टिल तो मान लो कि उसने कोई एक्सरे देखा किसी का, एक्सरे देख के उसने कोई बीमारी डायग्नोज करी, तो बीमारी डायग्नोज गलत हो गई। तो वो क्या करते हैं, मान लो कि ठीक है उसे थोड़ी देर में पता लगा कि बोले कि दोबारा एक्सरे निकालो, एक्सरे में गलती आ गई या कुछ भी आ गया, तो वो दोबारा करके वो चीज़ ठीक की जाती है। तो हम इस तरह का सिस्टम नहीं चाहते कि जो 100% एक्यूरेट हो, बट केवल उसी के लिए ठीक काम करे जो हमने ट्रेनिंग डाटा दिया। ट्रेनिंग डाटा मतलब वो डाटा जो जिसके रिजल्ट हमें पहले से पता है। अगर रिजल्ट हमें नहीं पता तो हमारा रिजल्ट, तो हमारा सिस्टम, जो हमारा मशीन प्रॉपरली रिजल्ट दे पाए। जिस क्लासिफिकेशन का हमें नहीं पता उसको प्रॉपरली क्लासिफाई कर पाए, या ये कहें कि बहुत बड़ा डाटा एक्यूरेटली क्लासीफाई कर पाए। हमारा क्लासीफायर अगर हम बना रहे हैं तब भी वो मशीन ठीक है, जैसे 90% एक्यूरेसी देगी, तो वो नहीं कि 100 देनी है। तो अगर वो बिल्कुल ही ट्रेनिंग लेवल में 100% एक्यूरेसी दे रहा है तो वो ओवरफिट डाटा है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्या प्रॉब्लम, अगर क्या होगा अगर ट्रेनिंग सेट नॉइजी होगा। So hard margin and soft margin we will do in the next class. The time we will stop here. If you have any doubts, you can ask.